नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हाथरस की आड़ में दंगों की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। हाथरस केस की पीड़िता के इंसाफ के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, मगर इंसाफ की आड़ में गहरी साजिश की प्लानिंग की परतें चौंकाने वाली है। रातों रात एक वेबसाइट बन जाती है और उसमें दंगों की पूरी स्क्रिप्ट उतार दी जाती है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा मथुरा में पीएफआई के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी है। अब तक की जांच में पता चला है कि इनमें से अतीक को फंड रेजिंग की कमान दी गई थी और वो दिल्ली के शाहीन बाग में रुका हुआ था। इस तरह सिद्दीकी को केरल मॉड्यूल के तहत भेजा गया। जाहिर है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और खुलासे होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हाथरस में पहला हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सरकार ने बताया कि आधी रात को अंतिम संस्कार क्यों किया गया। सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट खुद जांच की निगरानी करे, मगर देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश का सूत्रधार कौन है। ये देखिए, दंगा गैंग की साजिश के तार कहां-कहां जुड़े। हाथरस के बाद दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद कोलकाता में प्रदर्शन होते हैं, अहमदाबाद के अंदर प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद ये इंटरनेशनल हो जाता है। हाथरस के नाम पर कैसे प्रदर्शन, बयानबाजी, पोस्टरबाजी, सोशल मीडिया का जहर फैलाकर साजिश को अंजाम दिया जाना था, इसका खुलासा हमने देश के नंबर 1 डिबेट शो देश की बहस में पहले ही कर दिया था। पीआर एजेंसी हायर करके जानबूझकर आप ये फैला रहे हैं। और अब पीएफआई के 4 सदस्यों की मथुरा से हुई गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि हाथरस को हथियार बनाकर दंगा भड़काने की साजिश रचने का खेल खेला जा रहा था। धार्मिक उन्माद फैला करके साजिशन दंगा कराने, अशांति का माहौल जो है कायम करने का कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज वो 4 गिरफ्तारियां मथुरा में हुई हैं। अतीक उर रहमान, सिद्दीकी, मसूद खान और आलम से पूछताछ के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इनके संबंधों का खुलासा हुआ। पकड़े गए ये 4 संदिग्ध दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए एक जातिगत दंगा कराने का प्रयास था। ये नाकाम किया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि हाथरस केस को सांप्रदायिक रंग दिए जाने की कोशिश हो रही थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने बयान में इसका खुलासा कर चुके हैं। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। हाथरस पुलिस ने जातीय दंगे भड़काने के लिए बनाई गई एक वेबसाइट को लेकर सेक्शन 153A के तहत भी केस दर्ज किया है। इसी धारा में PMLA का सेक्शन भी लागू होता है। इस वेबसाइट के जरिए जस्टिस फॉर हाथरस के लिए मुहिम चलाई गई। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में ईडी जल्द ही PMLA के तहत इसमें मामला दर्ज कर फंडिंग पर जांच शुरू कर सकती है। देश की बहस में आज चर्चा इसी बात पर हो रही है कि हाथरस की घटना को हथियार बनाकर कैसे दंगा फसाद करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। सवाल यह है कि आखिर पकड़े गए पीएफआई सदस्यों की मदद कर कौन रहा था, कौन है इन सब का मास्टरमाइंड। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या हाथरस के नाम पर जाति और सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची गई। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। हाँ या नहीं में जवाब दें। सवाल बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। अगर आपका कोई राय है या सुझाव है या आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं अभी इसी पैनल से, तो आप 9711002266 पर फोन कर सकते हैं। मुकेश सिंघल, ये इकलौता शो है देश का जो अपने दर्शकों को जोड़ता है। मुकेश सिंघल मेरे पहले ऑडियंस जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि इंटरेस्ट आपका बना रहे। कौन कौन लोग आज इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी होंगे, मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश और देश का एक जाना माना चेहरा अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, और सुबी खान सोशल एक्टिविस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। लेकिन सबसे पहले मुकेश
मुकेश सिंघल जी के पास गाजियाबाद चलते हैं और समझते हैं वो क्या समझते हैं इस पूरी राजनीति के बारे में। मुकेश सिंघल जी, आपको क्या लगता है ये राजनीति क्यों हो रही है और खास पर हाथरस पर क्यों? क्योंकि रेप की घटनाएं तो देश में इसी दरमियान लगभग हर राज्य के अंदर हुई है। हाथरस की राजनीति के पीछे आपको क्या दिखाई देता है? जी सर, देखिए सर, ऐसा है, देश में कई प्रकार की ताकतें रहती हैं। कुछ देश को तोड़ना चाहती हैं और कुछ देश को जोड़ना चाहती हैं। मेरा जो देश को तोड़ना चाहती हैं उनसे अनुरोध है कि वो ऐसा ना करें और जो भी कार्य करें वो देश के हित में करें। रही बात हाथरस की घटना की, लेकिन इसमें जो भी आरोपी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुलिस ने जेल भेजे हैं वही हैं या जो नहीं भेजे हैं वो हैं, लेकिन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे देश में एक अच्छा माहौल बने और आरोपियों के अंदर एक खौफ पैदा हो सके। बिल्कुल सही मुकेश सिंघल जी, आपकी बात का हम 100% समर्थन करते हैं। सीधे डिबेट को खोलने के लिए सुबी खान के पास चलता हूं। सुबी खान, हर बार पीएफआई, पहला पीएफआई, तब तक मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का इंतजार कर रहा हूं। पहला पीएफआई शाहीन बाग में, दूसरा पीएफआई सीए की प्रोटेस्ट में, तीसरा पीएफआई बेंगलोर दंगों में, चौथा पीएफआई अब पीएफआई के लगातार बयान बाबरी मस्जिद के संदर्भ में या फिर अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास का हुआ, हर गलत काम में पीएफआई और उस आइडियोलॉजी के लोगों का नाम क्यों आता है? जी जी दीपक, देखिए बहुत अपने आज का डिबेट का, देखिए हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में विपक्ष हमेशा होता है, लेकिन विपक्ष का एक कंस्ट्रक्टिव रोल रहता है। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि कोई भी टॉपिक आता है, सारी कुछ फोर्सेस, एंटी नेशनल फोर्सेस एक हो जाती हैं और मोदी जी और योगी जी, स्पेसिफिकली मैं 2 नाम लेना चाहूंगी, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल देते हैं और बार बार सेम संगठन, सेम नाम, सेम मानसिकता, सेम विचारधारा के लोग आगे आ रहे हैं। चाहे वो नागरिकता कानून का विरोध हो, चाहे वो श्री राम मंदिर निर्माण के मामले में कोई मुद्दा हो, चाहे वो बेंगलुरु में दंगा हो, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, अब हाथरस में भी देख लीजिए। पीएफआई, देखिए हमारे भारत में सिमी नाम का एक आतंकी संगठन जो बैन हो चुका है, उसी सिमी संगठन के कुछ लोगों ने मिलकर पीएफआई बनाया 2006 में केरल में। कुछ स्टेट्स तो ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर चुकी है एक आतंकी संगठन, लेकिन इस संगठन का बार बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं है। हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई साजिश चल रही है और स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के खिलाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई आम स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कटा हुआ है नेपाल से, जिसमें चाइना और पाकिस्तान का आधिपत्य है। अभी हमारा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंध कैसे हैं, जब जाहिर है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत गहरी साजिश रची जा रही है, फायदा फंडिंग हो रही है। ठीक है, यहीं से बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का इंतजार कर रहा था, इसलिए अखिलेश जी से सवाल नहीं लिया। अखिलेश जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या राजनीति के नाम पर ये जो दंगे फैलाने की साजिश निकलकर सामने आ रही है, क्या जाने अनजाने में कांग्रेस भी इसका पार्ट बन गई? देखिए दीपक जी, बात बड़ी स्पष्ट है। जब उत्तर प्रदेश या बीजेपी की सरकार जब कभी किसी मोर्चे पे फेल होती है तो वो इसी तरह के शगुफे छोड़ती है। यदि कुछ तथ्य है, सबूत है, सत्ता में वो बैठे, वो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को ऐसे लोगों से सिंपैथी नहीं, उन्हें कार्रवाइयां कर देनी चाहिए। लेकिन आपने देखा है, अभी आपने जिक्र भी किया दिल्ली की शाहीन बाग का, जिस शाहीन बाग का विरोध करती रही बीजेपी और पूरे टाइम दिल्ली के चुनाव में पूरी सरकार केंद्र की और पूरी बीजेपी शाहीन बाग को बताती रही कि विदेशी फंडिंग है, विदेश के लोग है, ये नेटवर्क है, वो नेटवर्क है, और उसमें ईडी भी आ गई, सब कुछ हो गया। और जब चुनाव खत्म हुआ तो क्या देखा गया, शाहीन बाग का जो मेन ऑर्गेनाइजर था वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते, जिसको बताया जा रहा था कि यही पीएफआई, यही सारी चीज वहां लीड कर रही है, सब कुछ कर रहा है। ये क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी का इस आदमी से और इस आंदोलन से और इस दिल्ली में जिसे तमाम आतंकी संगठनों द्वारा फंडिंग बताई जा रही थी? ये रिश्ता क्या कहलाता? अगर ये संगठन बैन है तो आदरणीय मोदी जी के रहते हिंदुस्तान में ये एक्टिव कैसे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सब जगह यूपी में इनकी सरकार, वहां भी उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, फिर भी बैन होने के बाद एक्टिव कैसे? चक्कर क्या है कि ये सरकार पहले करती थी, एक मुख्यमंत्री थे, फिर 2 मुख्यमंत्री, 3 हुए, डिप्टी सीएम, फिर एक प्रभारी हुए, 4 मुख्यमंत्री हुए,
फिर आरएसएस हुआ, एक 5 मुख्यमंत्री हुआ, पीएमओ चला था तो 6 मुख्यमंत्री हुआ, एक और सुपर मुख्यमंत्री पिछले महीने आ गया। एक बॉम्बे की कोई पीआर कंपनी है, वो अभी सरकार को चलाने और चमकाने का ठेका ले रखी है। वो ये सरकार कैसे चलेगी और कैसे चमकेगी? भाई आप सत्ता में बैठे हो, कार्रवाई करो। अखिलेश जी, बड़े स्पष्ट आरोप है। सुधांशु जी थोड़े लेट है, आपके इसी सवाल को लेकर मैं, शाहीन बाग वाले सवाल को लेकर मैं जाता हूं सीधे सुबह के पास। सुबह शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त हमने देखा था वहां पर क्या क्या हुआ, उसकी परिणति दिल्ली दंगों के तौर पर हुई। लेकिन अखिलेश जी सही कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर थे शाहीन बाग के, वो तो बीजेपी में आ गए। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी और शाहीन बाग गैंग या पीएफआई का कोई सीधा रिश्ता है? जी जी, देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, जब मैं आतंकियों के खिलाफ बात करती हूँ या भारत विरोधी मानसिकता के खिलाफ बात करती हूँ, मैं एक कम्युनिटी या पूरी पार्टी या पूरे संगठन को ब्लैकमेल नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शाहीन बाग में जितने भी लोग बैठे थे सारे आतंकी थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि शाहीन बाग में पीएफआई का हेड ऑफिस चल रहा था। शाहीन बाग में डेफिनेटली पीएफआई का हेड ऑफिस चल रहा था। इस कनेक्शन को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी का संरक्षण पाया जाता है, आम आदमी पार्टी के लोगों का और कांग्रेस के लोगों का बैंक ट्रांजैक्शन, अकाउंट ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन पीएफआई के अकाउंट के साथ निकलती हैं। वो जग जाहिर है, हम लोग नेशनल टीवी पे कितनी बार डिबेट कर चुके हैं। ये लोग, मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं या सोचते हैं कि हर चीज में ब्लेम इट ऑन द रियो। अगर भारतीय जनता पार्टी की आप तस्वीर पढ़ते रहेंगे तो क्या आप लोग एक्सपोज नहीं होंगे दुनिया के सामने? आप लोग हाथरस केस में भी किस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। हाथरस की बच्ची की आपको बहुत चिंता है। देखिए, बच्ची होती है। बलरामपुर में भी एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, लेकिन बलरामपुर की आपको चिंता इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे बलात्कारी मुसलमान है और आपको अपना वोट बैंक में हिलने देना है। तो देखिए, ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी मानसिकता आपकी है। जैसे खुद है वैसे दूसरों पर इल्जाम मत लगाइए। एक चीज में और दीपक जी बोलना चाहती हूँ, अगर हम इससे जस्टिस की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हम ये ना भूलें कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के नरेटिव हाथरस गांव के लोगों से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे सुबह, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मूल मुद्दे पर चलते हैं जो आपने उठाया। अनुराग जी, मैं 5 दिन से आपको लगातार बोल रहा हूं, आजमगढ़ की बिटिया की सुध ले लो, 8 साल की, जिसका बलात्कारी दानिश नाम का एक आदमी है। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वो इस वक्त बीएचयू के अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। आप हाथरस पे छाती पीट रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस बिटिया का दर्द, 8 साल की बेटी का दर्द, जिसके साथ दुर्दांत बलात्कार हुआ, कोई समाजवादी वाला बांटने नहीं गया। आपको बस हाथरस पे ज्ञान और भाषण देना है। अच्छा, आप मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। मैं सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब दूंगा। अरे वहां तो मैं जवाब दूंगा ना, अरे जवाब दूंगा तभी तो बोलना। पहले मैं अपनी बात तो कह दूं। कहते हैं ना, योगी जी कह रहे थे कैसे कैसे लोग सत्ता में चले आए, जिनको सत्ता चलानी नहीं आती, जिनको यही नहीं पता कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, उनका सम्मान कैसे बचाया जाता है। सर, मुझे आजमगढ़ की बेटी का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि नहीं है? सर मुझे, मैं वहां ज्ञान मत दीजिए, 2 टूक जवाब दीजिए, फिर अपनी बात कहिए। क्या आज तक उस 8 साल की बेटी का दर्द बांटने एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गया? आज तक आईसीयू में भर्ती है बीएचयू के वो। अरे आप पूछ, पता भी है आपको? अच्छा हो गया, आपने पूछ लिया। आप मैं बोल लूं? आपको हो सकता है नहीं मालूम है, इसलिए दीपक जी अपनी टीम को भेजिए। देखिए, लगातार समाजवादी लोग आजमगढ़ में बीएचयू के तो उसके महिला पीड़ित से मिल रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रहे हैं। सुशांत को फोन लगाइए, बीएचयू से लाइव दिखा चुका हूं मैं ये बात। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अखिलेश यादव ने आज तक घर में फोन भी नहीं किया, विदेश में है, फोन तो कर सकते हैं ना। अखिलेश यादव ने 8 साल की बच्ची को एक फोन भी नहीं किया। आप ही चिल्ला लीजिए, फिर मेरी आवाज दबा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि डीएम से मिला, वहां के एसएसपी से डेलीगेशन मिला, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। नाम बता दूं, डेट बता दूं, बोलो ना। नाम बताइए ना, नाम बताइए, मैं अभी चेक करता हूं। मैं अभी आजमगढ़ के रिपोर्टर को लगाता हूं। 1 सेकंड होल्ड कीजिए सर, 1 सेकंड। अरे होल्ड तो कीजिए ना। आप अपने संवाददाता को तब तक फोन मिला लीजिए जब तक मैं आपको डेट बता रहा हूं। आप संवाददाता को मिलाइए, मैं डेट बता रहा हूं। फोन लगाइए जो बीएचयू से रिपोर्ट कर रहे थे। आप बताइए कि समाजवादी का डेलीगेशन गया कि नहीं वहां मिलने के लिए। मैं 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। हम बीजेपी की तरह झूठे लोग थोड़ी हैं जो बीजेपी की तरह बात होगी। जब आपको ये नहीं याद कि कौन गया, कौन मिला, क्या नहीं हुआ, आपको फोन के अंदर डिटेल देखना पड़ रहा है, तो क्या सुन लिया आपको 60 साल की बच्ची की? आपको हाथरस पर राजनीति करनी है। सुन लिए, जिलाध्यक्ष आजमगढ़, वहां के विधायक संग्राम सिंह, वहां संग्राम यादव, यहाँ से गए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। कौन गए? कहाँ गए?
बच्ची कहाँ है अभी बताइए? बच्ची का नाम क्या है? नाम मत कीजिए। बच्ची कौन से अस्पताल में है? क्या क्रिटिकल इंजरीज है उसको? आपने ना बलरामपुर की सुन ली, ना आपने आजमगढ़ की, जो आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। गए, स्मृति ईरानी जी गई, सरकार तो उनकी है, मुख्यमंत्री गए, स्मृति ईरानी जी गई, बाल विकास मंत्री है, किस बात की मंत्री है? जब वो हाथरस नहीं जा सकती, बलरामपुर नहीं जा सकती, आजमगढ़ नहीं जा सकती, बेचू नहीं जा सकती, तो बताइए किस बात की बाल विकास मंत्री है? किस बात के मुख्यमंत्री है? जो अपने जिनको उन्होंने चुना है वो अपने अखिलेश यादव किस बात के लीडर ऑफ अपोजिशन है? अखिलेश यादव किस बात के समाजवादी पार्टी के नेता है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 8 साल की बेटी के बलात्कार के बाद और हाथरस पे छाती पीट रहे हैं, हाथरस पे छाती पीट रहे हैं। वहां पे धूप चंडी भी थे, सुन लीजिए, धूप चंडी भी था हमारा डेलीगेशन में। और बताइए, प्रवक्ता भी है समाजवादी पार्टी का, ये सारे डेलीगेशन में गए थे। आप बताइए मुख्यमंत्री गए कि नहीं गए? आप बताइए दानिश नाम के आप बताइए बीजेपी का कोई नेता गया कि नहीं? तो आप बीजेपी के नेता गए कि नहीं? बताइए कौन बीजेपी का नेता गया? हाथरस में बीजेपी का नेता कोई गया क्या? बलरामपुर में बीजेपी का नेता गया? बीएचयू में कोई बीजेपी का नेता गया? आजमगढ़ में कोई बीजेपी का नेता गया? बुलंदशहर में कोई गया? लखीमपुर में कोई गया? जौनपुर में कोई गया? भदोही में कोई गया? राजनीति कर रहे हैं ना, लाठी डंडे खा के आए हैं। उन्नाव में कोई गया? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है आजमगढ़ की। स्मृति ईरानी मंत्री है, बाल विकास मंत्री, किस बात की मंत्री है? किस बात की मंत्री है? अरे जवाबदेही सरकार की है, सरकार अपनी जवाबदेही से भागना चाहती है। शर्म नहीं आती सरकार को? ऐसी सरकार नहीं गए जवाबदेही से भागना चाहती है। 8 साल की उस बच्ची का दूध काटने के लिए क्या अखिलेश यादव फोन नहीं कर सकते? वो मुख्यमंत्री वो वहां जाकर अरे मुझे एक बात बताइए, क्या अखिलेश यादव उस बच्ची को एक फोन नहीं कर सकते? उसके पिता को, बच्ची तो 8 साल की है, क्या समझेगी? क्या अखिलेश यादव एक फोन नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है अपने बच्चों की, जो मिलने नहीं जा सकते। डूब मरे ऐसी सरकार, जिस सरकार को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। अनुराग भाई, फिर यही बात आपको अखिलेश यादव के लिए कहनी पड़ेगी। डूमर है वो सांसद जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 8 साल की अखिलेश यादव जी अपनी बेटी के एडमिशन के लिए बाहर है, का वो अध्यक्ष जो बड़ी बड़ी बातें करता था। हम लोग बोलिए, अखिलेश के लिए भी बोले, डूमर है वो सांसद, बोलिए ना, जो योगी के लिए बोल रहे हैं, अखिलेश के लिए बोलिए। लोग होते हैं, जब परिवार का आदमी नहीं होगा तो दूसरे का कैसे हो सकता है? जब हम अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, दूसरी बेटी का सम्मान कैसे करेंगे? वो अपनी बेटी का सम्मान जिसके 98.9% मार्क्स सुशांत बनारस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, मुझे बताइए, बीएचयू में कौन सा समाजवादी पार्टी का नेता गया? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या आजमगढ़ में कोई धरना प्रदर्शन किया? क्या बेटी के घर की सुध ली? अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं सब कुछ किया, आप अकेले बीएचयू गए थे। हम इकलौता चैनल थे सुशांत जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने 8 साल की उस बच्ची के लिए, जिसका निर्ममता से रेप किया गया और जिंदगी और मौत के बीच वो कई दिनों तक संघर्ष करती रही? किस किस ने सुध ली? क्या अखिलेश ने कोई फोन किया? सुशांत, सुबह मैं सुशांत के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, सुशांत को ब्रीफ, सुशांत की कनेक्शन फिर से जोड़ी है। सुबह मैं आपसे जानना चाहता हूं, आजमगढ़ पे इनके डबल स्टैंडर्ड क्यों? वहां तो 8 साल की बच्ची है, 8 साल की। क्योंकि इन लोगों के लिए सब्जेक्ट बच्ची नहीं है, इन लोगों के लिए सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश है, इन लोगों के लिए सब्जेक्ट योगी जी हैं, भगवा है, भारतीय संस्कृति है और उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन है। इन लोगों के लिए बच्चियां सिर्फ आंकड़ा है। और अनुराग भदौरिया जी को तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये तो ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कहते हैं लड़कों से बलात्कार होते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैंने 2017 से पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है। सारे बलात्कारी, आतंकवादी, गैंगस्टर्स, अपराधी इन लोगों की पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में पाले हैं। कुछ 17 से लेकर 20 तक 3 साल में योगी जी ने पाल नहीं दिए अपराधी। योगी जी इंफैक्ट उन अपराधियों को साफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में से। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, तो चोर को बोलते हैं चोरी करो और चौकीदार को बोलते हैं कि चौकीदारी करो। यहाँ पे दोहरा मापदंड मत अपनाइए। उत्तर प्रदेश की बच्चियां जानती हैं कि वो कितना सुरक्षित है। हमारे चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि बच्चियों को छेड़ने वालों के भी पोस्टर लगने चाहिए शहर के अंदर। इतना सीरियसली वो छेड़खानी को लेते हैं। और जो कांग्रेस की जो बड़ाई कर रही है उन लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कहते हैं कि राजस्थान में जिन नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हो गया अपनी मर्जी से गई थी बलात्कार करवाने उनको। अनुराग भाई, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है। सुशांत के पास चलता हूँ। सुबह सुशांत बनारस से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, मैं 8 साल की उस बच्ची की बात करता हूँ। सुबह आपको रुकना होगा 1 मिनट। मैं 8 साल की उस बच्ची की बात करता हूँ जिसका निर्ममता से रेप किया गया दानिश नाम के एक व्यक्ति द्वारा। वो व्यक्ति गिरफ्तार है।
जबरदस्ती वो बच्ची को लेकर गया अपने घर में। मैंने वो पूरा केस स्टडी किया है। बच्ची जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। क्या सांसद अखिलेश यादव ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या समाजवादी पार्टी ने उस बच्ची के लिए कोई आंदोलन खड़ा किया? क्या कोई समाजवादी पार्टी का नेता अस्पताल में उस बच्ची को देखने, मिलने या उसके परिवार की सुध लेने गया? बताइए सुशांत, क्योंकि सब हाथरस पे छाती पीट रहे हैं। देखिए दीपक जी, अभी तक अगर उस मामले की बात की जाए तो क्षेत्रीय लोग, जब हमने इस सवाल को उठाया तो क्षेत्रीय जो नेता थे वो एक बार फर्ज अदायगी के लिए भी वहां तक नहीं पहुंचे। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, आज की बात की जाए, वो झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। 6 सदस्यीय टीम गया था, 6 सदस्यीय नाम तो नाम निकालने में आपको 15 मिनट लग गए। 6 सदस्यीय टीम बोल दिया। 6 सदस्यीय टीवी पे अगर किसी को झूठ बोलना सीखना हो तो अनुराग भदौरिया से सीखिए। अरे 6 सदस्यीय टीम गया था, हमसे नाम बता दीजिए ना कौन था। झूठ बोलना सीखना है तो अब संग्राम सिंह भी नहीं पता आपको, संग्राम यादव है ये तक नहीं पता। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन आजमगढ़ भी गया, मेरा विधायक संग्राम सिंह या आजमगढ़ का कि संग्राम यादव। अब ये झूठ बोल रहे हैं तो मैं इसमें कोई इसके पास, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। झूठ बोलने के लिए पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुशांत, हमने कितने दिन पहले ये मुद्दा उठाया था बीएचयू के सामने से, क्यों सुध नहीं ली समाजवादी पार्टी ने? ये भी बता दीजिए। आपको नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप डेलीगेशन के नाम का, आपको नहीं मिल रहा है। मिल गया ये, देखिए मत करिए, फेक मत करिए अनुराग भदौरिया, फेक मत करिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अरे भाई अखिलेश यादव विदेश में है। कर ली गया था, कैमरा जूम कर लीजिए। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैमरा जूम कर लीजिए आप अपना। अब आपको दिखाई मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दीजिए ना, आपके पास तो मेरा नंबर है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। कर दीजिए फॉरवर्ड। मैंने बता दिया, मैंने तो बताया। अरे कर दीजिए ना फॉरवर्ड, में पढ़ के सुना देता हूँ। समाजवादी पार्टी का कौन सा डेलीगेशन क्या बच्ची के नाम है? मैं एक साथ आपको नाम कर दूंगा, उस पर आप नाम दिखा दीजिएगा। अरे नाम तो बोल नहीं पा रहे हैं आप, एक साथ नाम कर देंगे। क्यों टीवी पे झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं गई? समाजवादी तो जा ही रहे, मैंने तो बताया। धूप चंडी, वहाँ पे जो हम लोग का धूप चंडी वो गया, संग्राम यादव गए, अनुराग भदौरिया, देश का हमारा व्यूअर, देश का हमारा व्यूअर इतना मूर्ख भी नहीं है। और बताइए, सच और झूठ में फर्क न करे। सुशांत, एक बार मैं आपको फिर से लूंगा। सुशांत, मुझे बताइए क्यों नहीं जा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले उस 8 साल की बच्ची की क्यों सुध नहीं ले रहे? सुशांत बताइए, क्या कारण लगता है आपको राजनीतिक तौर पर? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था। उसके दादा ने हमें खुद इंटरव्यू दिया कि हमारे पास कोई नहीं आया, हम न्याय चाहते हैं। हालांकि उसके दादा ने कहा गिरफ्तार हो गया है वो व्यक्ति, पर हमें न्याय चाहिए। अब अलग बात है कि अब क्षेत्रीय नेता अपने मन से अगर वहां पर पहुंच रहे होंगे। फिलहाल बाल चिकित्सालय में वो भर्ती है और वहां पर अभी भी कोई बड़ा नेता वहां तक नहीं पहुंचा है। और क्या होता है क्षेत्रीय नेता, क्या होता है बड़ा नेता क्या होता है? पर उस बाल चिकित्सालय तक समाजवादी का हर कार्यकर्ता खुद एक कार्यकर्ता है। कौन हो गया भैया? कमाल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेता गया है, अब झूठ बोलना शुरू कर दिया आपके इन्होंने कि क्षेत्रीय नेता गया होगा तो मालूम नहीं। बड़ा नेता कौन होता है? क्षेत्रीय नेता ही तो जाएंगे ना। हमारे वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष है, जो वहाँ के विधायक है, जो वहाँ के डेलीगेशन है, और बड़ा नेता कौन है भाई? सुशांत बताइए, कौन इनका 30 बार खा गया और क्यों नहीं गया? ये बताइए इनको। नेशनल टेलीविजन पर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। इनके पास, इनका कोई डेलीगेशन नहीं गया, कोई नाम नहीं है इनके पास। व्हाट्सएप नहीं पढ़ पा रहे हैं वो, व्हाट्सएप पे नहीं पता अनुराग भदौरिया को कौन सा डेलीगेशन गया, तारीख भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, किसके पास गया ये भी नहीं पता। सुशांत बताइए, 30 सेकंड आपको। और राजी सुन लीजिए इनको। आपका झूठ एक्सपोज हो गया नेशनल टेलीविजन पर। अखिलेश यादव एक फोन नहीं कर सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 8 साल की बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ है, फिर हाथरस पे छाती क्यों पीट रहे हैं आप? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार क्यों नहीं जा रही है? अरे अच्छा, रिपोर्टर की बात सुन लीजिए। ठीक है, मत जाइए आप। जनता अपने आप में फैसला करेगी। जनता जनार्दन होती है प्रजातंत्र में। सुशांत कंक्लूड करिए अपनी बात, बताइए। ये बोलते रहेंगे। अनुराग जी, मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, सुशांत बोलेंगे सिर्फ। अनुराग जी आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने समाजवादी पार्टी के। कौन से आपके मंत्री और कौन से पदाधिकारी वहां तक पहुंचे हैं? और अगर पहुंचे हैं तो हाथरस में आपके जो लोग गए उन्होंने सबसे पहले मीडिया को जानकारी दी, सबसे पहले छाती पीटा हाथरस में जाकर के। कोई ऐसा बड़ा मंत्री, ऐसा पदाधिकारी नहीं था जो हाथरस नहीं पहुंचा। और यहाँ पर आपके कौन से नेता आया लखनऊ से, कौन सा प्रतिनिधिमंडल आया और कब मिलकर चला गया वहां से? जिस वक्त मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा था, जब बीएचयू में उस बच्ची को लाया गया था, उस वक्त उसके दादा बाहर बैठे हुए थे और उसका कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था, एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। नहीं आई थी, बोलिए।
बोले स्मृति ईरानी नहीं आई थी, किस बात का डरते हो? अनुराग भाई, ये जितने लोग आपकी ये बड़बड़ सुनेंगे ना वो हंसेंगे। सचिव नहीं आया, बोले चीफ मिनिस्टर नहीं आया, ठीक है, क्यों डर रहे हैं? सीधे मैं नुपुर के पास चलता हूं, बहस खोलता हूं। नुपुर जी, अखिलेश जी ने आप पर एक बड़ा आरोप लगाया कि ये जानबूझकर किया गया ड्रामा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शाहीन बाग आप चिल्लाते रहे, उसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया और शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर्स को उठा के अपने बीजेपी में शामिल कर लिया। वो पूछ रहे हैं शाहीन बाग वालों से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? अखिलेश जी और नुपुर जी। कि शाहीन बाग के जो असली, देखिए थोड़ा फैक्चुअली मैं जवाब दूंगी, उसके बाद नजर आप। सबसे पहली बात तो है कि शाहीन बाग के जो असली ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने तो 164 के तहत मजिस्ट्रेट में ये तक स्टेटमेंट जारी करी है, दी है बाकायदा मजिस्ट्रेट को विटनेस स्टेटमेंट कि भैया हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी देश के खिलाफ है तो देश को तोड़ने के लिए नहीं था। ये जो राजनीतिक गिट है, जैसे कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर जो बकायदा पहुंचे थे और वहां पे लोगों को उकसा रहे थे कि देश के बंटवारे के, सेशन के और दुनिया भर दंगे फसाद की राजनीति करें, ये सब यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। ये तो बकायदा ऑन रिकॉर्ड है। तो जो एक्चुअल लोग हैं शाहीन बाग के, जो 2-3 लोग हैं दिल्ली भाजपा में, अगर उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति और दंगे फसाद की राजनीति हम नहीं करना चाह रहे, मेरे ऊपर कोई ना बोले, वरना मैं नहीं बोलूंगी। दीपक जी, गलत बात है। अनुराग भाई, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते? बोलिए, अखिलेश जी का टर्न है, वो जवाब देंगे। आप मूल मुद्दे का जवाब देते नहीं, इधर उधर भागते हैं। प्लीज सिर्फ नुपुर शर्मा का ऑडियो। अनुराग भाई, रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। अब देखिए, मैंने जब ये डिबेट थोड़ी लेट ज्वाइन करी दीपक जी, हास्यास्पद है, मैं साफ सी बात कहूंगी आपसे कि भैया समाजवादी पार्टी का जाना ना जाना एक बराबर है कहीं पे भी। अब ऑब्वियसली बहती गंगा में क्योंकि नैरेटिव सेट हो गया है, कुछ प्लायबल जर्नलिस्ट कुछ ऑपोजिशन पार्टियों की तरह गिद्धों की तरह पहुंच गए हैं। इनको आजमगढ़ और बुलंदशहर में भी तो ऐसी वारदातें हुई है, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आरोपी मुसलमान है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आ रहा है। तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति कैसे कर पाएंगे? माइनॉरिटी अपीसमेंट कैसे कर पाएंगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की, इनका कहीं जाना न जाना एक बराबर है। वो पार्टी जिनके मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठे हुए एक महिला पत्रकार से कहते हैं बुलंदशहर के रेप के बाद, जब उनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, कि आप क्यों घबरा रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपके साथ तो नहीं हुआ। और जिनके बड़े दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव ये कह देते हैं कि बलात्कार के आरोपी तो बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या बलात्कार जैसा संगीन जो में गलती है? इज इट अ मिस्टेक? If it's a mistake, sorry, people don't want people like you in government and power. शाहीन बाग के आरोप पर वापस आइए। नुपुर जी, शाहीन बाग के, मुझे अखिलेश जी को जोड़ना है बहस में कि शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर तो सब बीजेपी में, आप वो कह रहे हैं इस बात को। अरे बीजेपी की जिम्मेदारी है कि नहीं? दीपक जी बताइए तो बीजेपी क्या जी अखिलेश जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपका काउंटर उन्होंने ये कह के किया कि शाहीन बाग के चीयर लीडर तो मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर जैसे लोग थे, वो तो बीजेपी में नहीं शामिल हुए। दीपक जी, मुझे हंसी आ रहा है, कभी भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता बोल रही थी अब शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को क्लीन चिट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो लोग जा रहे थे वो देश टूटने वाले थे। और जब तक शाहीन बाग का आंदोलन चला तब तक वो पाकिस्तान से लगाए पूरे दुनिया के कहाँ के पे थे, कहाँ के कहाँ से फंडिंग आ रही थी, NIA जांच भी हो रही थी और ये ED जांच भी हो रही, सब कुछ हो रहा था। जैसे शाहीन का चुनाव खत्म हुआ, आंदोलनकारी जो नेतृत्व के मुखिया थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब बीजेपी जैसी कहते बीजेपी दशाना है, 10 चेहरे वाली है। अब बता रहे हैं कि वो लोग नहीं थे, इनके उस समय क्या बयान निकालिए? ये शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को क्या बोलते हैं? मैं आना चाहती हूँ। ठीक है, जवाब दे रही है अखिलेश जी। नुपुर जी आपको फिर आप जवाब दीजिएगा, इसी पॉइंट पर जवाब देते हैं। नुपुर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने तो शामिल करा लिया उनको। यही अखिलेश जी, पूरा संसार क्या आपकी पार्टी की तरह गंदा है? आपने समझ रखा है कि पूरे संसार के लोग, अगर कोई आंदोलनकारी का आपकी तरह राजनीति करता है, जैसे मैंने कहा उन जनाब ओवैस है 164 की मजिस्ट्रेट की विटनेस स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। आज जैसे लोग अखिलेश जी सुन लीजिए के लिए अखिलेश जी सुन लीजिए, एक मिनट प्यारो, अखिलेश जी सुन लीजिए, नुपुर कह रही है, नुपुर जवाब दे रही है। आप देखिए अखिलेश जी, आपको क्या लगता है कि इस देश के सारे आंदोलनकारी आपके जैसे घटिया गिद्ध वाली राजनीति करते हैं, आपके जैसे गंदगी फैलाते हैं, आपके जैसे तुष्टीकरण वाली राजनीति करते हैं? जनाब का नाम था ओवैस, 164 की विटनेस स्टेटमेंट पढ़ लेना, जो व्हाट्सएप चैट पूरी रिवील हुई है, उससे साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि कैसे आप दंगे भड़काने की मानसिकता से वहां पे गए थे आपके नेतागण। सॉरी, पूरी दुनिया को अपनी तरह दंगाई मत समझिएगा, कुछ लोग अच्छे भी हैं और अगर उनकी जेन्युइन कोई परेशानियां है तो अगर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अगर उनको सुनने की सहूलियत है तो क्यों नहीं होनी चाहिए?
क्योंकि राजनीतिक में भैया राजनीति पब्लिक की सेवा होती है, जन सेवा होती है, अपनी जेब और पेट सेवा नहीं होती जो कांग्रेस के लोग करते आ रहे हैं। और तीसरी बात मैं आपको कहूंगी, इसका जवाब आप दिल्ली के प्रवक्ता से लीजिएगा कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, बीजेपी राष्ट्र में किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आप जब उमर खालिद जैसे आदमी का संरक्षण करते हैं, जो 4 बारी इतनी गंदी दफाओं में जिनका नाम पाया जाता है, जिनके पिताजी खुद के सिमी के एक्टिविस्ट, जो बैन किया गया है बकायदा, शायद आपकी सरकार ने बैन किया था, ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, चौंकेगा भी मत। ठीक है, जवाब दीजिए अखिलेश जी, नुपुर जी जवाब ले लेते हैं। उमर खालिद की राजनीति का एक सपोर्ट करने पक्ष में तो राहुल गांधी गए थे, देश का बंटवारा राहुल गांधी गए थे, वो आपकी पार्टी में कैसे बैठे हैं? आप चाहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे? इंशाल्लाह ये सही है क्या? मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। राहुल गांधी गए थे ना जेएनयू उमर खालिद के समर्थन में, वो पूछ रही हैं आपसे, जिनने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो क्या था वो सबको पता है, जो डर्टी डिपार्टमेंट वो प्रूफ हो चुका है, बेशर्मी की बीजेपी की होती है। जिसे कौन कौन सी घटनाओं से जोड़ते थे, आज उसके पक्ष में बोल रही है। जियो भाजपा के प्रवक्ता, मैं किसके पक्ष में बोल रही हूँ? मैं ओवैसी आदमी के पक्ष में बोल रही हूँ। बीजेपी का खुलासा कर दिया, निकाले जाए, गंदी राजनीति उमर खालिद भी आया था, भाजपा में शामिल हो गया तो गंगा जब आंदोलन चल रहा था तो किस तरह के बयानबाजी यही प्रवक्ता अब बीजेपी के नेता देते थे। और दशानंद के दशों की बीजेपी में है। ठीक है नुपुर जी जवाब, मैं 1 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ। नुपुर के जवाब के बाद ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है, सुबह मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। नुपुर जी जवाब दीजिए, आपको बेहाया कह रहे हैं, बेशरम आपके बयानों को कह रहे हैं, क्योंकि आप शाहीन बाग के खिलाफ खड़े थे और उन्हीं को पार्टी में शामिल करा लिया, उसी पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश जी। नहीं देखिए, मैंने आपको कहा भाजपा दिल्ली नहीं कर रही है कि इस देश के अंदर आतंकवादी मानसिकता रखता है। अखिलेश जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। इस देश में दंगाई आतंकवादी और इमरजेंसी वाली मानसिकता रखता है, वो आज कृपया करके ना जलेबी ना बनाए टीवी के ऊपर। ये भूलिएगा मत कि भीमा कोरेगांव में एक जो चिट्ठी बरामद हुई थी रेड में, जिस केस में रेड में चिट्ठी बरामद हुई थी, उसमें उमर खालिद का नाम था। साथ ये भी लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेजरी से पैसा आ रहा है कि एक राजीव गांधी टाइप असैसिनेशन पीएम मोदी का होना चाहिए। उसी उमर खालिद के पक्ष में जाके खड़े हो गए थे इनके राहुल गांधी। तो ये आतंकवादी मानसिकता जो रखता है, जो प्रधानमंत्री को जान से मारने की एक साजिश रची जा रही है, जिसके केस बकायदा चल रहे हैं महाराष्ट्र में। इनकी सरकार आगे इन्होंने केस बंद नहीं किए। जरा आप इनसे पूछ लीजिए, क्या राहुल गांधी क्या इस देश के लिए नेता है, इस देश के विभाजन के लिए नेता है, या पाकिस्तान का नेता है? पाकिस्तान 30 सेकंड, क्योंकि आपके दूसरे प्रवक्ता भी आ चुके हैं और मुझे एक बड़ी खबर ब्रेक करनी है। सुनिए दीपक जी, इन्होंने अच्छा याद दिला दिया, भीमा कोरेगांव इन्हीं की सरकार की। वहां के आईजी ने रिपोर्ट दिया था कि इन्हीं के कार्यालय से निकल के लोग गए और मारे, और जिन 2 लोगों को उसमें नाम प्रमुखता से है, वो उसमें से एक मोदी जी के गुरुजी हैं। गुरुजी मंच से बोलते हैं, उनकी अरेस्टिंग तक नहीं हुई थी। सारा षड्यंत्र तो दोनों ने रचा था। कश्मीर से गुरुजी भाई साहब, डिप्टी एसपी कौन से गुरुजी? जम्मू में गिरफ्तार होता है, पार्टी का था वो आतंकवादी जम्मू में गिरफ्तार होता है, दिल्ली जा रहा था, कांग्रेस पार्टी का नाम था, इन्हें खामोश कर लीजिए, इनका जरा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। अल्पेश ठाकुर को इन्होंने जो अपने पीसीआर को बोलिए जरा, इनकी आवाज कम कर दे। अच्छा मुझे प्लीज मैं फिर बहस में आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। नुपुर जी अफसोस, अखिलेश जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाथरस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है कॉल डिटेल को लेकर। आरोपी संदीप और पीड़िता के भाई के बीच कॉल डिटेल की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के भाई, जिसका भी नाम संदीप है, और मुख्य आरोपी संदीप से लंबी बातचीत हुई। 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक की कॉल डिटेल से पता चला है कि दोनों के बीच 104 बार कॉल हुई और पूरे कॉल ड्यूरेशन को जोड़े तो करीब 5 घंटे की बात हुई थी। आपको बता दें कि पीड़ित का घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है इन दोनों का आपस में घर। आरोपी संदीप का घर
200 मीटर की दूरी पर है। उधर 3 सदस्यीय एसआईटी बुधवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज 5वीं बार पीड़िता के गांव पहुंची। जांच टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद क्राइम सीन और दाह संस्कार स्थल का निरीक्षण किया और कल रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। सीधे चलता हूं, मेरे एक सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रतीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, क्या मतलब निकाला जाए, क्यों इस कॉल डिटेल का खुलासा हो रहा है और क्या ये किसी नए एंगल की तरफ ले जा रहा है इस पूरे गैंगरेप कांड को? बिल्कुल, देखिए हाथरस में जो घटना घटी है उसके बाद से ही लगातार, चूंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन किया था। 3 सदस्यीय एसआईटी भगवान स्वरूप जो गृह सचिव है उनके नेतृत्व में बनाई गई थी और अब जो खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर ये बात निकल के आई है कि पीड़िता के भाई और जो मुख्य आरोपी है संदीप, उसकी फोन कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है कि 13 अक्टूबर 2019 से और मार्च 2020 यानी 6 महीने के अंतराल के दौरान 104 बार बातचीत हुई थी इन दोनों के बीच में और 104 बार बातचीत में जो वक्त है वो 5 घंटे का था, जबकि 200 मीटर की दूरी पर दोनों आरोपी और वो रहते संदीप रहता है। तो साफ तौर पर इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लगातार जो संदीप है, जो आरोपी है जिन पर आरोप लगाए गए हैं, वो टॉर्चर कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो लगातार 6 महीने के भीतर इतनी बार बातचीत होना ये सिखाता है कि कैसे संबंध कैसे थे और लगातार बातचीत हो रही थी। बड़े खुलासे और हो रहे हैं। कल मियाद पूरी हो रही है, 7 दिन की मियाद दी गई थी और मुख्यमंत्री आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 बार स्वयं आकर के ये बात कह चुके हैं कि जातीय हिंसा में झोंकने का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान था, एक साजिश थी बड़ी और षड्यंत्र रचा गया था उत्तर प्रदेश में दंगे कराने का। तो बड़े खुलासे होंगे। एसआईटी रिपोर्ट की मियाद, जो एसआईटी को मियाद दी गई थी, वो कल खत्म हो रही है और एसआईटी के सामने जब रिपोर्ट होगी तो और ज्यादा चौंकाने वाले मामले और खुलासे निकल के आएंगे। जी ठीक है, सीधे एक दर्शक अजीत द्विवेदी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए। अजीत, आरोप लगा रही है सरकार की दंगे कराने की कोशिश। इस बीच नया पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। एहतेशाम खान साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुभी जुड़ी हुई है, नुपुर जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ मुजब्बिर रहमान, पीएफआई शाहीन बाग। क्यों आता है ऐसा नाम? अजीत द्विवेदी जी बताइए, क्या आपको लगता है कि वाकई दंगे या सांप्रदायिक हिंसा या जाति हिंसा करने की कोशिश की गई, या विपक्ष कह रहा है कि योगी जी जब भी मुसीबत में पड़ते हैं इसी बात को आगे रखकर अपने लिए सहानुभूति बटोरते हैं? अजीत जी, आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल, इसमें आपका कहना ठीक है कि ये सुनियोजित तरीके से दंगे कराए जाते हैं, प्लानिंग के साथ होता है, सेलेक्टिव अपीयरेंस भी रहता है इनका और जानबूझ के ये एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। और एक बार नहीं, शाहीन बाग हो, बेंगलोर हो, हर जगह भी जिसमें ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी आया है, तमाम और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम आया हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कहीं कोई अगर मगर की स्थिति नहीं है और योगी जी को ये अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है, इस पूरे मामले में अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है। सीधे चलता हूं, मुजब्बिर रहमान वकील भी हैं और साथ ही साथ वो शाहीन बाग के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तबलीग की जमात के मामले में भी सामने आए थे। सबसे पहले मुजब्बिर आपसे जानना चाहता हूं, हर गलत काम में इस पीएफआई जो आपकी समर्थक है, जिसको आप साथ लेकर घूमना चाहते हैं, इनका नाम क्यों आ जाता है? बताइए, क्यों पीएफआई बार बार हर दंगे में, बेंगलुरु में, केरल में हाथ काटना पीएफआई, सुनियोजित हिंसा पीएफआई? क्यों? पीएफआई क्या है? क्यों लोगों को सहानुभूति आप लोगों को पीएफआई से? दीपक चौरसिया जी, सहानुभूति आपको है पीएफआई से कि जहां मामला एक दलित बेटी के बलात्कार का आया तो आपने पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर से उतार के जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा स्वर्ण जाति के लोगों को बचाने का, उसको पूरी चीज को आपने योगी सरकार से इस्तीफा ना मांग के आप एक पीएफआई के पीछे पड़े। आप उसी तरीके से एक सबूत नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से आप सिमी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाए कोर्ट के अंदर। दीपक जी, आपको मालूम है कि आप सिमी के खिलाफ भारत सरकार एक भी सबूत नहीं प्रेजेंट कर पाई सुप्रीम कोर्ट में। सर, सिमी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इस देश की, खत्म हो चुकी है और उन्हीं लोगों ने पीएफआई बनाया है। ठीक है, आपने जवाब दिया, आप पीएफआई के समर्थक हैं। निकट अब्बास मेरे साथ अभी जुड़ गई है, सुबी भी जुड़ी हुई थी। पहले सुबी से इसी सवाल का जवाब दे देता हूं, क्यों पीएफआई के सिंपैथाइजर्स हैं? जवाब कंप्लीट नहीं हुआ मेरा दीपक जी, जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। आप मुझे 30 सेकंड और दें। हाँ ठीक है, ले लीजिए 30 सेकंड। निगत में 1 मिनट आ रहा हूँ, 30 सेकंड और देता हूँ मुझे मेरे को। ठीक है, आपको हर वो काम गलत लगेगा जो मनुवादियों के खिलाफ है। जो भी जस्टिस की आवाज है वो आपको गलत ही लगेगी।
आपको वो देशद्रोही भी दिखाई देंगे, आपको वो दंगाई भी दिखाई देंगे, क्योंकि वो जो आपका नेक्सस है सरकार का, मीडिया का, स्वर्ण जातियों का, बिजनेसमैन का, सूट बूट का, वो जो उस नेक्सस को जो भी चोट पहुंचाने की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, वो आपको दंगाई ही दिखाई देंगे। ठीक है, निका जवाब दीजिए। देखिए कि 14 तारीख से 30 तारीख तक इनके सोए हुए जहन कभी जागे नहीं। 30 तारीख के बाद जैसे ही इन्हें पता चलता है कि जो हाथरस की बिटिया है वो दलित परिवार से है, तब देखिए एक्टिवेट ये कैसे होते हैं। 3 चीजें हैं। पहले वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में टारगेट में है, माफिया ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान को टेररिज्म में आगे आके उमारना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो पीएफआई जिन्होंने आज दिल्ली में सीए के प्रदर्शन में लोगों को बरगलाया, भड़काया और दंगे भड़काए, वो इंसाइट राइज करने के लिए दोबारा एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें पता था कि उनकी राजनीति तितर बितर हो चुकी है, आज वो अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं और अपनी गाड़ी का रुख घुमा लेते हैं हाथरस की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनकी फैली हुई राजनीति थी, बिखरी हुई राजनीति थी, आज उसको समाज। ठीक है अनुराग जी, फिर आलोक शर्मा। अनुराग जी मेरा सीधा सवाल है, एक बार अखिलेश जी को फोन कर लीजिए, बोलो बड़ी बदनामी हो रही है, ना आपने आजमगढ़ पे बात की ना बलरामपुर पे बात की, कहां विदेश से ट्वीट कर देते हैं। आजमगढ़ की बेटी को एक फोन ही कर ले अखिलेश जी, लगाइए उनको फोन, बोलिए सर बड़ी बदनामी हो रही है। अच्छा बस हो गया, आपने गा लिया, मुझे बोलने दीजिए। आप नोट कर लीजिए जो प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया था बीएचयू के अंदर में, शालिनी यादव जो हमारी लोकसभा की प्रत्याशी थी बनारस से, मनोज राय धूपचंडी जो हमारे राज्यमंत्री, आनंद मोहन गुड्डू पूर्व प्रत्याशी जो थे वहां से एमएलए के, सुजीत यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बनारस, विष्णु शर्मा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और कमलेश्वर दीक्षित जो वहां पे किसान अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के विधान सभा। ये सभी प्रतिनिधि मंडल बाकायदा 4 तारीख को वहां मिलके 5 तारीख को मिलके आया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से अब एक्शन लेगी, उनको बोल के आ गई है क्या क्या करना है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं नुपुर जी से, बड़ी देर से जाके जिस दिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जिस दिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, और गुपचुप करके क्यों मिल के आते हैं, गुपचुप करके क्यों मिल के आते हैं? अखिलेश यादव के पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? आजमगढ़ की बेटी को मोबाइल नहीं लगा सकते वो? पेपर कटिंग भी देख लीजिएगा, वीडियोग्राफी भी देख लीजिएगा, वो भी आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा से, क्या नुपुर शर्मा जी गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार से कोई मंत्री गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई अनुराग जी नुपुर जवाब दे दीजिए, फिर आलोक भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और एहतसाब जी नुपुर जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी गई? क्या कोई महिला मंत्री कैबिनेट गई? या नुपुर जी बता दीजिए। या तो यही बोलते रहे। कभी ब्रेक लगाया करिए, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल है, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल है, कभी ब्रेक लगाया करिए। और अखिलेश जी को फोन कर लीजिए, बोलिए बड़ी बदनामी हो रही है साहब, बड़ी बदनामी हो रही है। आजमगढ़ की बेटी को फोन भी नहीं कर सकते, अखिलेश यादव के पास मोबाइल फोन नहीं है। नुपुर शर्मा जी प्लीज इनकी आवाज कम कीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोलूंगी। नुपुर शर्मा जी की आवाज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इनके लेवल पे गिर के डिबेट नहीं करना चाहती, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब देखिए वहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है, एमएलए तो वहीं पे है ही, वहाँ के क्षेत्रीय सांसद और यूपी सरकार के मंत्री तो वहाँ पे आए दिन जा रहे हैं। अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं है, कृपया करके अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आपकी अनुराग जी मत करा करिए हर बार आप बोलते ही रहते हैं, ये क्या तरीका है? अनुराग जी को ऑडियो डाउन। और मैं अब एक भी सवाल नहीं लूंगा उनसे। क्या बीमारी है आपको अनुराग जी, क्या बीमारी है आपको? नुपुर जी क्या बीमारी है आपको? आप नेशनल पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, ऐसे बिहेव करेंगे? मैं इनकी जबान ही नहीं, इनके दिमाग के भी ब्रेक फेल लग रहे हैं मुझे। अखबार पढ़ लिए होते तो पता होता है कि वहाँ के नुपुर जी मैं आलोक जी को बहस में लाना चाहता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नुपुर जी सीधा एक सवाल आलोक जी के लिए मैं जवाब देना चाह रही हूँ, दे दूं दीपक जी? मैं जी बोलिए। थोड़ी सिमी के ऊपर यहाँ पे थोड़ी भ्रम फैलाया गया था। सिमी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2008 के अंदर बैन किया था। कृपया करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख के कोई भी बेतथ्य की बात करने से पहले जरा दिमाग चलाएं। सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, रीइंस्टेट नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट केजी बालाकृष्णन प्लीज पढ़ लीजिए। अरे भाई तो क्यों बैन करेंगे चीफ जस्टिस? तो अच्छा वापस आ गई है सिमी, दोबारा चल रही है? बताइए मुझे बताइए अभी दिखाइए 2008 में बैन किया सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने। नहीं कृपया कर सीधे आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। आलोक शर्मा जी मैं आपके पास नुपुर जी में रोकता। पढ़ लिख के आया कीजिए, पीएफआई और सिमी में फर्क है।
और पीएफआई को तो उसका बैंड रीसेलेक्शन बोला जाता है। सिमी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी प्रेमी पार्टी कांग्रेस सरकार ने 2008 में उसको बैन किया था। इंडियन मुजाहिदीन और बाटला हाउस खुलने के बाद उसके पहले मेल मेरे ही पास आते थे पूरे, अंकित कुमार जी कानपुर से, और फिर मैं बहस को खोलूंगा। अंकित कुमार जी, जितनी अपोजिशन पार्टी से ये आरोप लगा रही है कि दंगों की बात कह के योगी सरकार बचना चाहती है, आपको क्या लगता है? और फिर आलोक जी। भाई साहब, इसमें कोई भी बचने की बात ही नहीं है। अगर देखा जाए तो वहाँ सरकार पूरा उनका सपोर्ट कर रही है। ठीक है, किनका जो लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसका हत्या हुआ है, उसके साथ सरकार खड़ी है। सरकार उसमें कहाँ हाथ कर रही है, लगा रही है? आप ही बताइए। अब बात रही राहुल जी की, तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी राजस्थान में जो केस हुआ है उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं, उस पर दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे सीधे यही सवाल आलोक जी से। आलोक जी, राजस्थान में, ये मेरा सवाल नहीं है, दर्शक का सवाल है, अंकित जी का सवाल है, अंकित कुमार का कानपुर से। सवाल यह है कि राहुल जी राजस्थान की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, सिर्फ हाथरस पे ही क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कौन कहता राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री से रिपोर्ट भी मंगाई है, हमारी वहां पर सरकार है पूरी, और सरकार आने के बाद भी अलवर में 1 साल पहले माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी, और आज ही के दिन थानागाजी विधानसभा के अंदर अलवर जिले में उन 5 दरिंदों को आज ही सजा मिली। तो कौन कहता राजस्थान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? दुर्भाग्य ये है कि जिनकी सरकार है उनसे सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी को हर तरह से कटघरे में खड़ा करने का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। आज वहां क्यों नहीं गए, कल वहां क्यों नहीं गए? अरे एनसीआरबी के आंकड़े भी उठा लीजिए दर्शक महोदय। मोदी जी ने तो 2014 में कहा था, याद होगा, किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं है उस बाइट को दिखा दे कि बेटी मुंदिर भैया की फोटो देखकर भाइयों बहनों मित्रों 2014 में वोट दीजिएगा, कमल के बटन दबाइएगा। आज मोदी जी चुप क्यों हैं? आज मुझे बताइए, स्मृति ईरानी जी बाल विकास मंत्री हैं, कितने ट्वीट आए हैं? हथनी गर्भवती थी, उसको किस तरह से क्या मारा गया, उसको राहुल गांधी से जोड़ दिया गया। आज तमाम बच्चियों के बलात्कार होकर हत्या होती है, उनका एक ट्वीट नहीं आता है। लेकिन ठीक है, मीडिया भी साथ दे रहा है। आज नहीं, आज भी तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, हमने तो मेरे को ध्यान में बस एक बयान हमने बैन किया था। जब राहुल गांधी ने उत्तर दे दूं दीपक जी अपना, मैं चुप रहूं, इच्छा जताई थी, मैं चुप रहता हूं। कंक्लूड कर लें दीजिए, नुपुर जी कंक्लूड कर लें दीजिए, आलोक जी क्विकली कंक्लूड करिए प्लीज। देखिए, हमने तो 2008 में सिमी को भी बैन किया, हमारी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। लेकिन ये पीएफआई के बारे में, ये तो पीएफआई ने दिल्ली भी जला दी, बेंगलोर भी जला दिया, और पीएफआई अब यूपी को भी जलाने जा रही थी। ये सरकार क्या पकड़े तल रही है फिर मोदी जी की? ये मोदी जी की सरकार, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी की तरफ से एक स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है? ठीक है, गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब मुझे 3-4 चीज बोलनी है बस। आज मुझे बताइए, एक मिनट, भाजपा के सांसद हैं राजवीर सिंह जी, वो भी एक मिनट, क्या वो भी पीएफआई में है? सर, मैं अगली पॉइंट पे आपको ले लूंगा, अगले पॉइंट पे ले लूंगा। नुपुर जी जवाब दीजिए प्लीज मुझे। जेल में जो भाजपा के सांसद गए हैं मिलने आरोपियों से, क्या वो भी पूरी तरह से पीएफआई के मेंबर हैं? वो जो इनके एमएलए कह रहे हैं, आलोक जी सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए, अभी बहस का बहुत टाइम बाकी है, सुन लीजिए, आप अगला पॉइंट भी उठाइए। भाई, वो डीएम जो धमका रहे थे वहां पर, और डीएम जो छाती पर लात मार रहे थे, वो भी पीएफआई के मेंबर थे क्या? दंगे पीएफआई भड़का रही थी। नहीं, दीपक जी इनसे पूछिए, दंगे तो पीएफआई भड़का रही थी। अच्छा, जवाब तो ले लीजिए आलोक जी, जवाब ले लीजिए, आलोक जी जवाब सुन लीजिए, नुपुर जी जवाब। नहीं, दीपक जी एक सवाल मोदी जी के बयान के बारे में बात करी, ये नहीं बोल चुके और आप इंटरफेरेंस डाउन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। मेरी आवाज जा नहीं रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। आप प्लीज इंटरफेरेंस डाउन कीजिए, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। सरकार है ड्रामा कंपनी, आपसे रिक्वेस्ट आलोक जी जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हो गए, आप जवाब तो देने दीजिए उनको। नुपुर जी जवाब, और दंगे पीएफआई भड़का रही थी। गजब सरकार है। मोदी जी के बयान की बात बताइए जरा। मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या इन्होंने राहुल गांधी कर बयान खंगालो तो क्या निकलता है? वो वाला बयान जिसमें राहुल गांधी ने एक इच्छा जताई थी कि मैं राष्ट्र राहुल गांधी ने कभी भी अगर रेप के ऊपर वोट मांगा हो तो आप बताइए उनको। बयान ये बताइए ना आप मुझे, ये साफ तौर अगर रेप के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वोट मांगा हो तो बताइए। आप लोगों ने रेप के ऊपर वोट मांगा है हमेशा। तो कमजोर महिला है, लेकिन अब मैं इनकी जरा फैक्चुअली जरा बातों पे आ जाऊं।
एनसीआरबी के डेटा में तो ये साफ लिखा है 2019 में अगर आंकड़े देखे जाए तो सबसे ज्यादा बलात्कार तो राजस्थान में हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं, आपकी सरकार है। बरान सीकर के अंदर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, आपने उन लड़कियों को चरित्र हनन कर दिया, ये कह दिया कि अपनी इच्छा अनुसार हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े 4 साल तक पब्लिश नहीं किया आप लोगों ने। किसी में यौन शोषण, रेप माना जाता है, बलात्कार माना जाता है। आपने वहाँ आपके मुख्यमंत्री ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया वहाँ आरोपियों को। वो लड़कियां क्या दलित नहीं थी? और मैं बता दूं, पीएफआई चिल्ला तो रहे हैं, पीएफआई का जो मेन साथी संगठन है पीआई, उसके पैसे पे आपने गुजरात में चुनाव लड़ लिया। कर्नाटका के फिशरीज मिनिस्टर कांग्रेस सरकार के, पिछले कांग्रेस सरकार के पीएफआई के दिग्गज नेता जिसने प्रशांत पुजारी का मर्डर किया था, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तब इनको पीएफआई के इन सारे चाल। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा।